हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके MPS 002 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिनके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, नव उदारवादी दृष्टिकोण के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करें। यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो व्याख्या है वो नव उदारवादी दृष्टिकोण के तहत करनी है। तो यहाँ पे आपको पहले नव उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में बताना है। सहयोग और संस्थानों पर जोर देता है। जो नव उदारवादी दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन आदि देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं और संघर्षों को कम करते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता। नई उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक संबंध और व्यापारिक साझेदारियां देशों को एक दूसरे पर निर्भर बनाती हैं, जिससे युद्ध और संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ठीक है। तो सहयोग देते हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाते हैं। उसके बाद ये लोकतंत्र और शांति को प्रमोट करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक देश आपस में कम लड़ते हैं और अधिक शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। इसे लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानदंड। नई उदारवादी दृष्टिकोण यह भी मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम, कानून और मानदंड देशों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और विश्व व्यवस्था में स्थिरता लाते हैं। गैर राज्यकर्ता। इसमें गैर राज्यकर्ताओं जैसे कि NGOs, मल्टीनेशनल कंपनीज आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। नए उदारवादी दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण के विपरीत अधिक आशावादी है और यह मानता है कि विश्व सहयोग और शांति के लिए संस्थानों, नियमों और आर्थिक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपका अगला क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक के बारे में बताना है कि कैसे उन्होंने विकासशील देशों में असमानताओं को दूर करने के लिए कैसे कौन कौन से प्रयास किए हैं, उनकी व्याख्या करनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने विकासशील देशों में असमानताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, लेकिन उनके कार्यों को प्रभावशीलता मिश्रित रही है। हम बात करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसकी क्या भूमिका है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है देशों को। आर्थिक संकट में फंसे देशों को वित्तीय सहायता और नीति सलाह देता है। कठोर शर्तें होती हैं, पर इसकी साथ साथ अगर हम आलोचना करें तो IMF की शर्तें जैसे खर्च कटौती असमानता बढ़ा सकती हैं और संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है। इन शर्तों से देशों की आर्थिक संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। अल्पकालिक समाधान। नीतियां अल्पकालिक स्थिरता पर केंद्रित होती हैं, दीर्घकालिक विकास पर नहीं। तो अगर आपको इसकी आलोचना करनी है तो आप बताएंगे कि जो इसकी नीतियां हैं वो बस थोड़े समय के लिए कामगार रहती हैं और फिर आगे जब लंबा समय चलता है तो वो वहाँ पे काम नहीं आती। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक जो है इसका काम है विकास की परियोजनाएं बनाना, बुनियादी ढांचा तैयार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि ऋण अनुदान प्रदान करना। ये सारे काम किसके हैं? आपके वर्ल्ड बैंक के हैं। अगर हम इसकी आलोचना करें तो परियोजना कार्यान्वयन, परियोजनाएं प्रभावी ढंग से लागू ये नहीं कर पाता। कुछ परियोजनाएं नकारात्मक प्रभाव डालती हैं पर्यावरण पर इसकी, और सुधारों का प्रभाव, सुधार स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होते। ये तो बस बाहर बैठे बैठे नीतियां बना देते हैं, एकदम कभी ग्राउंड लेवल पर जाके तो देखते नहीं है कि गाँव के लोग क्या सफ़र कर रहे हैं, क्या नहीं झेल रहे हैं वो। अब हम निष्कर्ष लिख देंगे कि IMF और विश्व बैंक के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कठोर शर्तें, स्थानीय परिस्थितियों की अनदेखी और परियोजनाओं के सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव उनकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। उन्हें अधिक समावेशी और लचीली नीतियां अपनाने की आवश्यकता है ताकि वे असमानताओं को प्रभावी ढंग से कम कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है, विकास का केंद्र परिधि मॉडल। स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया ना, तो यहाँ पे ये क्या है? इसका केंद्र है, और ये जो आउटर बाउंड्री है ये क्या है? इसकी परिधि है,
तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो केंद्र है ना, केंद्र में हैं आपके विकसित देश, ठीक है, जो विकसित देश हैं, डेवलप, और परिधि पर हैं आपके अविकसित देश जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, और उससे भी बाहर हैं वो देश जो बिल्कुल भी विकसित नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र में देश हैं, विकसित देश, वो कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का, ये वो मॉडल है। केंद्र परिधि मॉडल के अनुसार अविकास को समझाने का सिद्धांत यह है कि विश्व अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, एक केंद्र और एक परिधि। केंद्र का मतलब क्या है? विकसित देश, विकसित और औद्योगिक देशों का समूह जो आर्थिक और तकनीकी रूप से उन्नत हैं। कौन से देश आते हैं केंद्र में? वो देश जो आर्थिक और तकनीकी रूप से उन्नत हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है और ये जो हैं आगे भी आर्थिक विश्व में, वैश्विक आर्थिक प्रणाली में इनका नियंत्रण भी रहता है। लाभ क्या है? केंद्र के देश संसाधनों और सस्ते श्रम का लाभ उठाते हैं, क्योंकि इन्हें बाकी के जो अंडर डेवलप्ड देश है ना, वहाँ से सस्ता श्रम मिल जाता है, संसाधन मिल जाते हैं, जिससे वे अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण और निर्यात करते हैं। परिधि पर कौन से देश हैं? पेरीफेरी पे हैं हमारे विकासशील देश, विकासशील और अविकसित देशों का समूह जो आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था, इन देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है और वे कच्चे माल और सस्ते श्रम पर निर्भर रहते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है, करवाते हैं अपना। परिधि के देश केंद्रों द्वारा शोषित हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, वे कम मूल्य वाले कच्चे माल का निर्यात करते हैं और महंगे माल को आयात कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं केंद्र परिधि मॉडल। इसका प्रमुख बिंदु में हम क्या बताएंगे कि देखो, इससे बढ़ती है असमानता, आर्थिक असमानता बढ़ती है, शोषण बढ़ता है, निर्भरता बढ़ती है और विकास में बाधा आती है। ये सारे पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है अपने आंसर में। लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष कि केंद्र परिधि मॉडल यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में असमानता और शोषण कैसे जारी रहता है। यह मॉडल यह भी सुझाव देता है कि परिधि के देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भरता और स्थानीय विकास नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे केंद्र के देशों के शोषण से बच सकें। समझ में आया क्या करना चाहिए? उन्हें अपनी आत्मनिर्भरता के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो शोषण से बच सकें और अपनी स्थिति को सुधार सकें। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MPS 002 के क्वेश्चंस। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पक्का उन पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊँगी। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।